चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण को समझते हैं। ये विश्लेषण एक खास तरह की रणनीति को परत दर परत खोलता है कि कैसे एक सार्वजनिक छवि बनाई जाती है और इसमें विज्ञापन और मीडिया की क्या भूमिका होती है। तो शुरू करते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण की नींव रखी गई है इसी एक ऑब्जर्वेशन पर। यह वो दावा है जिस पर आगे की सारी बात टिकी है। तो सवाल यही है कि ये चेहरा आखिर कहां-कहां और किस हद तक दिखाया गया। तो सबसे पहले ये विश्लेषण हमें दिखाता है कि इस छवि का फैलाव कितना ज्यादा था, मतलब ये कहां-कहां मौजूद थी। अब देखिए, ये लिस्ट अपने आप में काफी कुछ कहती है। टीवी, अखबार, होर्डिंग, डिजिटल पोर्टल्स, ये सब तो ठीक है, शायद इसकी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन ये विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि ये चेहरा सरकारी विज्ञापनों, पेट्रोल पंप की होर्डिंग्स और यहां तक कि कोविड सर्टिफिकेट पर भी मौजूद था। मतलब कोशिश ये थी कि इसकी मौजूदगी हर जगह हो। ठीक है, तो चेहरा हर जगह था, पर इस सबके पीछे का स्केल कितना बड़ा था। अब ये विश्लेषण हमें इसके आर्थिक पहलू की तरफ लेकर जाता है, मतलब पैसों के हिसाब किताब की तरफ। ये नंबर देखिए, 64.91 अरब रुपए। विश्लेषण के मुताबिक ये 8 सालों में सिर्फ सरकारी विज्ञापनों पर हुआ खर्च है। ये आंकड़ा अपने आप में इस पूरे अभियान के आकार का एक अंदाजा दे देता है। और अगर वो अरबों का आंकड़ा थोड़ा बड़ा और एब्स्ट्रैक्ट लग रहा हो, तो ये विश्लेषण उसे रोज के खर्च में भी तोड़कर दिखाता है। दावा यह है कि सिर्फ अखबार के विज्ञापनों पर ही हर रोज लगभग 71 लाख रुपए खर्च हो रहे थे। इससे इस अभियान की रफ्तार और इसकी तीव्रता का पता चलता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब क्यों किया जा रहा था? इतना पैसा, इतनी कोशिशें, क्यों? इस क्यों का जवाब देने के लिए ये विश्लेषण एक खास थियरी का सहारा लेता है। चलिए उसे समझते हैं। इस पूरी रणनीति को ये विश्लेषण एक नाम देता है, कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व का पंथ। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी स्थिति जहां मास मीडिया और प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके किसी एक इंसान की छवि को बहुत बड़ा, आदर्श और लगभग पूजनीय बना दिया जाता है। और इस विश्लेषण के हिसाब से इस रणनीति का मकसद कोई छिपा हुआ नहीं है। इसे साफ तौर पर गहरी ब्रेन वॉशिंग कहा गया है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्द है जो इस बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ विज्ञापन नहीं, बल्कि एक सोचा समझा मनोवैज्ञानिक अभियान है। तो ठीक है, अगर ये एक मनोवैज्ञानिक अभियान है तो फिर ये काम कैसे करता है? अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल दिल में उतरते हैं, जहां उन 4 मनोवैज्ञानिक तकनीकों की बात की गई है जिनका इसके अनुसार इस्तेमाल किया गया। देखिए, ये 4 कदम इस विश्लेषण की रीढ़ की हड्डी हैं। पहला, गौरव का भाव जगाना। दूसरा, ये महसूस कराना कि पूर्वज पीड़ित थे, मतलब एक विक्टिमहुड की भावना। तीसरा, मौजूदा समय में एक खतरे का डर पैदा करना। और चौथा और सबसे अहम, नेता को एकमात्र उद्धारकर्ता के तौर पर पेश करना जो उस खतरे से बचा सकता है। इस विश्लेषण की माने तो ये एक के बाद एक आने वाले शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स हैं। तो इन सभी पहलुओं को एक साथ जोड़ने पर यह विश्लेषण हमें आखिर किस नतीजे पर लेकर आता है? और ये स्लाइड उस नतीजे को बहुत साफ तरीके से सामने रखती है। एक तरफ है नेता की वो छवि जो पेश की जाती है, गरीब, फकीर, त्यागी वाली, और दूसरी तरफ है वो लक्ष्य जो इस पूरे अभियान से हासिल करने की कोशिश है, यानी मसीहा की धारणा बनाना। इस विश्लेषण का तर्क ये है कि ये जो पूरा प्रचार तंत्र है वो इन 2 छवियों के बीच की दूरी को पाटने का काम करता है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अगर इस विश्लेषण में कही गई बातें सही हैं, तो फिर प्रचार और मनोविज्ञान के जरिए बनाई गई किसी भी सार्वजनिक छवि की अपनी सीमाएं क्या होती हैं? और क्या ऐसी रणनीतियों का असर हमेशा एक जैसा ही रहता है? यकीनन इस पर सोचने के लिए काफी कुछ है।